जेसीओ से लेकर के ऑनररी कप्तान तक वो अपना 67,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। जवान हमारे 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उस हिसाब से भी बात की जाए तो अगर एक कर्नल का जो आपने ORP में आपने दिया है 6,40,000 रुपया दिया, और जब जेसीओ को तो बल्कि माइनस ही कर दिया और रिकवरी का ही आपने डिमांड कर दिया। बढ़े गरीब के बच्चे बढ़े। आज तो जवान जो आज हमारा आपका जवान है वो उसी गरीब तबके के बच्चे उठ करके आए हैं। उन्होंने मेहनत करके जवान जो आते हैं सेना में वो दूध का छाली के समान होता है। अगर वो शायद सेना में नहीं आता तो कमीशन लेकर के आज कोई IAS IPS भी हो सकता था। आज जब हमने सिपाही से नौकरी रिटायर करके और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखा। 1987 में मैं जैना में बहाली हुआ था। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MBA किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। उसके बदौलत मैं टेलीकॉम सेक्टर में झंडा फहराया हूँ। बिहार में सारे लोग मुझे जानते हैं। बिहार में कोई भी सुबोध पांडे का नाम लेगा तो सारा लोग टेलीकॉम में जानता है। वेटरन्स इंडिया वाइस चेयरमैन सेकंड सिटी बिहार भागलपुर। मेरा कहना यह है कि सर कि ये जो विसंगतियां हुई है, भूल से हुई है, चाहे गलती से हुई है या कॉमन एरर्स हो, चाहे राइटिंग का एरर हो, चाहे एनालिसिस का एरर हो या उनकी सोच का गलती हो, जिसके वजह से ये गलतियां हुई है। हम कहते हैं कि जब देने की बात होती है, सैनिकों से आपको अगर लेना रहता है तो जैसे एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एक हमारा पूर्व सैनिकों द्वारा अंशदान, पूर्व सैनिकों के अंशदान से चलता है संस्थान, उसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। और अधिकारी उसमें 1,20,000 रुपया कंट्रीब्यूट करता है। जेसीओ से लेकर के ऑनररी कप्तान तक वो अपना 67,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। जवान हमारे 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उस हिसाब से भी बात की जाए तो अगर एक कर्नल का जो आपने ORP में आपने दिया है 6,40,000 रुपया दिया, और जब जेसीओ को तो बल्कि माइनस ही कर दिया और रिकवरी का ही आपने डिमांड कर दिया। इतने वो उनको गरीब अमीर समझ गए। और जवान को क्या दिया आपने 87,000 रुपया तक। एक बात बताइए कि क्या जवान के बच्चे पढ़े लिखेंगे? नहीं। 1,20,000 का 56% होता है जो जेसीओ कंट्रीब्यूट करते हैं और वार्स का 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। आप अगर उस हिसाब से भी देते तो कम से कम 56% आप समझ सकते हैं कि 6,40,000 का क्या होता है। तो उस हिसाब से भी देते तो उनका 6,40,000 को 4 लाख के आसपास उनका बनता। आपने उनको माइनस में डाल दिया और जवान का आपने 13% दे करके रोक दिया। तो किस हिसाब, क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? आप चाहते हैं कि देश के गरीब किसान, मजदूर, निम्न वर्ग कर्मचारी के बच्चे आगे बढ़े, गरीब के बच्चे बढ़े। आज तो जवान जो आज हमारा आपका जवान है वो उसी गरीब तबके के बच्चे उठ करके आए हैं। उन्होंने मेहनत करके जवान जो आते हैं सेना में वो दूध का छाली के समान होता है। अगर वो शायद सेना में नहीं आता तो कमीशन लेकर के आज कोई IAS IPS भी हो सकता था। आज जब हमने सिपाही से नौकरी रिटायर करके और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखा। 1987 में मैं जैना में बहाली हुआ था। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MBA किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। उसके बदौलत मैं टेलीकॉम सेक्टर में झंडा फहराया हूँ। बिहार में सारे लोग मुझे जानते हैं। बिहार में कोई भी सुबोध पांडे का नाम लेगा तो सारा लोग टेलीकॉम में जानता है। मैं एक CI से लेकर के स्टेट हेड बिहार तक काम किया। तो आज के समय में कोई पहचान का मुहताज सैनिक नहीं रह गया है। सभी पढ़े लिखे लोग हैं। 80% लोग हमारे काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, ऑफिसर तो एक बार NDA कमीशन या CDS या XYZ कमीशन लेकर के वो एक बार बन के आ जाते हैं, दोबारा उन्हें कोई अपने उसी कमीशन के बदौलत आगे बढ़ते चले आए। लेकिन हम रिटायर करके भी कमीशन लेते हैं तब हमको नौकरी मिलता है। तो हम तो आज भी हमको तो ये चीज़ रहता है कि हम ये 17 साल में मेरी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, मुझे आगे का भी प्लान करना पड़ता और उसी प्लान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम सेकंड जॉब कहीं अर्न करते हैं। आप सोचो साहब, अगर जिस जवान को नौकरी नहीं मिला वो 18,000 में उसका कहाँ से पेट भर पाएगा? और आप साहब हर चीज़ ऑफिसर को ही देते जा रहे हो, जवान को उसके कंपैरिजन में 0 सन्नाटा है। तो सर हमारी भी सुनो, हमारी आपसे अपेक्षा है। हम किसी भी सरकार को बदलने की सपना नहीं देखेंगे। हम इसी सरकार से सारा कुछ लेंगे, चाहे लड़ के लें, झगड़ के लें, प्यार से लें, मोहब्बत से लें, जैसे भी बोलेंगे हम इसी सरकार से लेंगे। जिस बात को लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की स्थापना की गई, जिस चीज़ों को समझदारी के साथ में ऑरोप 1 और ऑरोप 2 का लागू किया
दिया गया कि भाई जवानों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा, जिससे जवानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ऑफिसर्स इससे दूर रहेंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी सैलरी है, पैसा है, सब कुछ है, लॉन्ग ड्यूरेशन उनका वो जॉब का है। तो क्या ऐसे में जब आप लोग 15 साल 20 साल या 30 साल में रिटायर कर जाते हैं, एक बड़ी समस्या आपके सामने पैदा होती है जिसको लेकर के कि वन रैंक वन पेंशन बनाया गया, और ये तो कहीं पर लागू होता दिख नहीं रहा है। देखिए सर, ये तो सबको समझ में आता है, OROP, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक का मतलब जो जवान उस टाइम में रिटायर किया आज से 20 साल पहले और अभी जो रिटायर कर रहा है, दोनों को बराबर करना है। अच्छा देखिए सर, उसके साथ साथ ऐसा है कि वो जब रिटायर होके आते हैं तो उनका कुछ जो है कंप्यूटेशन वगैरह में कट जाता है। जब हमारा कंप्यूटेशन सारा जुड़ जाएगा तो मेरा कहाँ पर पेंशन जाना चाहिए, होना तो यही चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब बात के MSP की, तो मिलिट्री सर्विस पेज पे नर्सिंग ऑफिसर कौन सा बॉर्डर पे काम करते हैं, कौन सा उनका नर्सिंग ऑफिसर बॉर्डर पे काम करते हैं, वो तो उनके लिए तो फील्ड अलाउ ही नहीं है। क्योंकि मैं आर्मी मेडिकल कोर का जवान हूँ, मुझे मेरे साथ मैंने सारा अपने आंखों से देखा है, फील्ड में काम किया है। वैसा कहीं मुझे नर्सिंग ऑफिसर तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि 317 फील्ड एम्बुलेंस में है या 304 फील्ड एम्बुलेंस में है, XY जो भी फील्ड एम्बुलेंस में, वहाँ तो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्टिंग ही नहीं होता है। फिर वो MSP का हकदार ही नहीं बनता, जबकि उनको 10,500 रुपया आपने दे दिया और हमें कहाँ पर लाकर खड़ा दिया, 3,400 रुपया दे दिया। ये कौन सा कैलकुलेशन है साहब? ये मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन विसंगतियों को आप देखें, कहाँ पर गलत है उसको सही करें और जो हमारी मांग है, जायज मांग है, उसको पूरा करें। धन्यवाद सर। लेकिन ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को इन बातों का पता नहीं है या फिर उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको बता नहीं रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती है। देखिए, ये सरकार को तो जो ब्यूरोक्रेट वगैरह बताते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जाता है उनके तक, वही पता चलता है। सरकार केवल दोषी है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। उनके पास तक किस प्रकार से किसको रखा गया, हम ही लोग घर ऑफिस में डाटा बनाते हैं, PPT तैयार करते हैं, उसके बाद उसको हम फ्लैश करते हैं, उनको जिस प्रकार से ब्रीफ करते हैं उसके आधार पे उनको बाद उन्होंने क्रॉस करता है कि ये इसमें मेरे को इस पे जस्टिफिकेशन चाहिए, ये क्या चीज़ है, आप किस प्रकार है। कहीं न कहीं जस्टिफिकेशन में भी वो भूल कर गए, वो विश्वास करके अधिकारियों को विश्वास कर गए, जो उनके नीचे जो अधिकारी थे उन पर विश्वास करके रिपोर्ट तैयार कर दिया, रिपोर्ट विश्वास किए और जिसके वजह से ये विसंगतियां आए। मैं यही कहूँगा कि सर, गलती तो होता है पर उस पर करेक्शन भी हो सकता है, इसे करेक्ट करें और हमारी जो मांग है पूरी करें। लेकिन कब तक, आखिर कब तक जो अगला हमको जो एरियर देते हैं उस एरियर तक इसको कंप्लीट कर दे। 4 भाग में एरियर देना है, 1 भाग आपने पेमेंट कर चुका है, 3 भाग बाकी है, उस 3 भाग तक में इसको आप करेक्शन करके और लागू करते हैं। हमें हमारी उम्मीद ये रखा जाए कि सरकार अपनी बातों को नहीं, सरकार के पास सारा विचार गए हुए हैं। 18 सूत्री मांगे हमारी जो गई है उस पर विचार विमर्श हो रहा है। वो डिफेंस मिनिस्टर को भी पहुंचा है, प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुका है। उस विसंगतियों को दूर करने के लिए उस पर विचार वो कर भी रहे हैं और हमें विश्वास है कि करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई सरकार नहीं हो सकती और हम कोई भी नया सरकार अगर आता है तो उसको फिर से वही पन्ना उल्टाना पड़ेगा। हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। जो सरकार अभी जो सरकार केंद्र में है वही सरकार इस मेरी मांग पूरा करेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे CRPF वाले जवान, BSF वाले जवान, उन लोगों का पेंशन बंद पड़ा हुआ है। क्या उनकी कितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है? एक बात बताइए कि 4 साल आप नौकरी करते हो तो आप 5 साल आप एक सत्र में अगर MLA MP रह जाते हो तो आप जो पेंशन आपके हकदार हो जाते हो। उस जवान के बारे में देखो जिनके बच्चे भी कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो किस कष्ट में जीवन जीव रहा है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और वो आज आप उनका भी पेंशन बंद करके रखे हो। उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। हम तो आगे भी ये भी हम लोगों के रिक्वेस्ट रहेगा कि सर, ये जो पुरानी पेंशन नीति है उसको भी लागू करें और हम तो सभी और भी सिपाही सब CRPF BSF जितने भी गृह मंत्रालय की फौज है उनका भी हक उनको मिले, इसकी भी वकालत हम लोग करेंगे। धन्यवाद।